सारथी। 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे जर्मन चांसलर रोज आईजीसी की करेंगे अध्यक्षता। भाजपा का नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनने पर मंथन, दिसंबर में नया चेहरा मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र झारखंड में करेंगे प्रचार, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। एनसीपी शरद पवार गुट ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, इस्लामपुर से चुनाव लड़ेंगे जयंत पाटिल। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी प्रत्याशी, सपा का समर्थन करेगी कांग्रेस, यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, गुलमर्ग में आर्मी जवान के वाहन पर हमला, आतंकी हमले में 2 जवान शहीद, 2 घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग के नगीन इलाके में एलओसी के पास गुरुवार को शाम 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर आतंकी हमला हो गया। आतंकियों की गोलाबारी में एक पोर्टर की मौत हो गई। पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं, वह पहाड़ी इलाके और फ्रंट पोस्ट पर सामान पहुंचाने में मदद करते हैं। हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए और 2 जवान घायल हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी सेक्टर में एलओसी से घुसपैठ की है। दिवाली का त्यौहार नजदीक आते ही दिल्ली के सुल्तानपुरी में कारीगरों के द्वारा मिट्टी के दिए बनाने का काम जोर पकड़ने लगा है। दिल्ली के कई इलाकों में कारीगरी द्वारा मिट्टी के दिए तैयार किए जा रहे हैं। इस दिवाली कारीगरों में भी खासा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा, दिवाली आ गई है। दिवाली से पहले कितना उत्साह है, किस तरीके से माहौल दिख रहा है दिवाली को लेकर हमारी मार्केट में बहुत उत्साह रहता है। क्योंकि पहले इतना दिया नहीं बिकता, इस टाइम दिया बिकता है। बहुत उत्साह रहता है लोगों में दिवाली की तरफ। अच्छा, आप किस तरीके से तैयारी करते हैं दिवाली की? हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिया बनाने की कोशिश करते हैं। जितना माल बनता है वो हैंड टू हैंड बिकता रहता है। मेरे को हो गए 22 साल। 22 साल। इस बार दिवाली आ रही है, क्या कुछ तैयारी चल रही है? किस तरीके का माहौल? माहौल क्या ठीक है, नॉर्मल ही है, खास ज्यादा नहीं है। कोई खास नहीं होगी है, क्योंकि 1.5 महीना बरसात को होगी, 1.5 महीने से काम बंद पड़ गया। मिट्टी आई नहीं थी, काम होना नहीं। हाँ, तो हल्की है दिवाली। इस बार की दिवाली कैसे होने वाली है? दिवाली हल्की मनाएगी, कोई खास ज्यादा वो नहीं है, तेज आई। क्यों 1.5 महीने ठाली होगी तो खर्चा पानी कहाँ से चलेगा, तो फिर तो घाटे में ही जा रही जो भी है। अगर हम बात करें, दिवाली का ऐसा त्योहार है जहाँ पर मिट्टी के दिए की एक विशेष परंपरा है और आप यही काम करते हैं। क्या आपका पूरा परिवार इसी काम में लगा है? इसी काम में पूरा। किस तरीके से आप लोग बनाते हैं और मार्केट में इसको पहुंचाते हैं? पहले हम मिट्टी फोड़ते हैं सी वाली, उसको फिर हम भिजोते हैं, उसको हम मिट्टी तैयार करते हैं, फिर हम चाक इसको बनाते हैं, फिर इसको बाद सुखाने, फिर इसकी हम कलर करते हैं, फिर इसको हम पकाते हैं। जब कस्टमर आता है फिर उनके लिए हमको बेचना पड़ता है। मुरैना से खबर है, बदमाशों के हौसले बुलंद। 4 दिन से लगातार हो रही वारदातें। मुरैना से खबर, बदमाशों के हौसले बुलंद। 4 दिन से लगातार हो रही वारदातें। हथियार की नोक पर कर्मचारी से लूट। मुरैना से खबर, बदमाशों के हौसले बुलंद। 4 दिन से लगातार हो रही वारदातें। थाना सराय छोला क्षेत्र के रामदास फीलिंग सेंटर में लूट। चार दिन से लगातार हो रही वारदातें।
बदमाशों ने पेट्रोल पंप को बनाया निशाना। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश स्तरीय बैठक में सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कबीना मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को गठबंधन धर्म निभाना नहीं आता। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस सीट पर भी देखा जाए उस सीट पर समाजवादी पार्टी के परिवार का प्रत्याशी है। समाजवादी पार्टी चाहती है गठबंधन की पार्टी सपा में शामिल हो जाए या फिर हमारे सिंबल पर चुनाव लड़े। ओम प्रकाश राजभर सर, आज जिस तरीके से प्रदेश स्तरीय बैठक आपने की है, तमाम कार्यकर्ता आपके पीछे देख रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं अभी? देखिए, ये हर महीने बैठक होती है। 75 जिले से हमारे नेता आते हैं, काम की समीक्षा होती है जो उनको दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है आगे साल भर के लिए 1 महीने के लिए फिर काम उनको दिया जाता है, फिर वो जाके काम करते हैं। जिस सपा जो है जिस तरीके से जो है अपने 9 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन का क्या लगता है कि विकास सपा और कैसा रिस्पॉन्स है? समाजवादी पार्टी को गठबंधन धर्म निभाने नहीं आता है। वो खुद चाहते हैं कि हमारी पार्टी में लोग शामिल हो जाएं, हमारे सिंबल से लड़ें। यही समाजवादी पार्टी की कोशिश होती है। किस तरीके से आपकी तैयारी है जो पीडीए की कटाच कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का? पीडीए का मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप अगर इसी बाई इलेक्शन को देखिए तो करहल में क्या है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हुआ भी है। आप कटेहरी आइए, आप मिल्कीपुर जाइए, आप किसी सीट पर देखिए तो सब जगह परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो हमारे साथ बातचीत की कैबिनेट मंत्री जो है ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले जो है चुनाव की अपने 2027 के विधानसभा चुनाव उसमें जिस तरीके से जो सीटों को लेकर जिस तरीके से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जाने की अकेले लड़ी, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा बदलते हुए परिवारवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है। लखनऊ से कैमरामैन के साथ में अविनाश के न्यूज़ लखनऊ। पीलीभीत से खबर आ रही है, कोचिंग स्टूडेंट को महिला ने जड़े थप्पड़। पीलीभीत से खबर, कोचिंग स्टूडेंट को महिला ने जड़े थप्पड़। कोचिंग स्टूडेंटों की लड़ाई के बीच जड़े थप्पड़। एक छात्रा की मां ने दूसरे छात्रा को मारे थप्पड़। आसपास के लोगों ने किया बीच बचाव। लोगों ने बनाई घटना का वीडियो। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। कोचिंग स्टूडेंटों की लड़ाई के बीच जड़े थप्पड़। आसपास के लोगों ने किया बीच बचाव। पीलीभीत से खबर, कोचिंग स्टूडेंट की महिला ने जड़े थप्पड़। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल। उन्नाव से खबर है, 4 प्रतिष्ठानों पर श्रम विभाग की छापेमारी। उन्नाव से खबर, 4 प्रतिष्ठानों पर श्रम विभाग की छापेमारी। श्रम विभाग ने 8 बाल श्रमिकों को किया चिन्हांकन। श्रम परिवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी। मिशन शक्ति के तहत चलाया गया विशेष अभियान। ऑपरेशन मुक्ति फेज 5 के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया गया। 21 से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है अभियान। महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा हेतु मिशन। स्वावलंबन तथा सम्मान हेतु मिशन। उन्नाव से खबर, 4 प्रतिष्ठानों पर श्रम विभाग की छापेमारी। सचिव उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा निर्देशित ऑपरेशन मुक्ति इस समय
21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जनपद में चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुक्ति के तहत बाल श्रम एवं बाल विवाह के विषय को लेकर के हम लोग जागरूकता कर रहे हैं तथा विभिन्न जगहों पे जाकर के दुकानों को, होटल को या अन्य जो प्रतिष्ठान उनको चेक करके बाल श्रम अगर कोई करते बच्चे पाए जाते हैं तो श्रम विभाग के द्वारा उन पे मालिक पे तुरंत नोटिस जारी किया जाता है। इसी के क्रम में आज माननीय सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण सर, मैं स्वयं बाल संरक्षण अधिकारी संजय कुमार मिश्रा तथा श्रम विभाग से संजय कुमार शुक्ला, श्रम परिवर्तन अधिकारी। जालौन से खबर है, जीएसटी टीम ने की छापेमारी। उरई में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, टीम ने लाखों रुपए की कर चोरी पकड़ी। उरई में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, टीम ने लाखों रुपए की कर चोरी पकड़ी। लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जालौन से खबर, जीएसटी टीम ने की छापेमारी। विभाग को गोपनीय सूचना मिल रही थी कि कुछ फर्मों द्वारा अपना सप्रेशन ऑफ टर्नओवर किया जा रहा है, मतलब जो उनकी मेन बिक्री है उसे कच्चे बिलों से छिपाते हुए और कम टर्नओवर घोषित कर रहे हैं। तो रेकी कराई गई और फर्म को जो गोपनीय सूचना फर्म के विरुद्ध हमने एकत्र की थी, उसके क्रम में हमने दाऊजी गार्डन, पंकज ज्वेलर्स और बंसल बर्तन भंडार की हम आज जांच के लिए हमारी टीम झांसी से आई है। और प्रथम दृष्टया पाया गया है कि दाऊजी गार्डन में 2 लाख का कर पंचन सामने आया है, तो उनसे जमा कराया गया है। इसी प्रकार आपके पंकज ज्वेलर्स में भी लगभग 3 लाख रुपए का टैक्स का इवेजन निकला है प्रथम दृष्टया। बाकी अभी हम पेपर ले जाएंगे तो उसका एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे, लेकिन जो प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया है उसके अनुसार हमने इनसे 3 लाख का टैक्स जमा कराया है। और वर्तमान में बंसल बर्तन भंडार की भी पीवी तैयार की जा रही है। बाराबंकी से खबर है, आर्चरी प्रतियोगिता को लेकर हुई पत्रकार वार्ता। बाराबंकी से खबर, आर्चरी प्रतियोगिता को लेकर पत्रकार वार्ता। तीरंदाजी प्रभु श्री राम जी के समय का है गेम, बड़े बड़े युद्धों में हो रहा धनुष तीर का बड़ा योगदान। तीरंदाजी प्रभु श्री राम जी के समय का है गेम, बड़े बड़े युद्धों में रहा धनुष तीर का बड़ा योगदान। आर्चरी ने दी प्रतियोगिता की तैयारी की जानकारी। बाराबंकी से खबर, आर्चरी प्रतियोगिता को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। सीतापुर से खबर है, युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने की युवक की हत्या। ऑटो चालक का मृतक युवक का की हत्या। निमिषरण थाना क्षेत्र की है घटना। देवता हाथ को ऐसा नहीं मारेगा ना, कुछ करोगे तो जैसे मरा है। अब आप नाम बताओ तभी तो किसको देगा। सीतापुर में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा ने पीसीएफ विभाग के एक अधिकारी पर गाली गलौज करने और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। सचिन मिश्रा ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की। उन्होंने अपने आरोपों को लेकर डीएम कार्यालय में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जहां उन्हें अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। कहूँगा अभी पीसीएफ एक संस्था है, उसके एक जिला प्रबंधक हैं मोनिक सिंह अकेला, जो अभी 3-4 महीनों पहले यहाँ पर आए थे। तो मेरी कल इस संदर्भ में मुझे एक मीटिंग में उनके कर्मचारी द्वारा पीसीएफ नेपालापुर में स्थित वहाँ पर बुलाया गया था। मैं 3 बजे पहुँचा था, बैठक चल रही थी। मेरी पहली मुलाकात थी। उन्होंने मुझे पहुँचते ही मुझे कुछ निर्देशित करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारी सरकार की नीति पे भी उन्होंने उंगली उठाई और उन्होंने ये हवाला दिया कि मैं विधायक पुत्र हूँ
और आप मेरा क्या कर लोगे, थोड़ा हॉट टॉक हुई। इस संदर्भ में उन्होंने मुझे धमकाते हुए गाली गलौज मेरे साथ की और उन्हें कहा कि आपकी जो नेतागिरी है 24 में आधी ज़्यादा निकल चुकी है, बाकी आने वाले 27 में भी निकल जाएगी। आप जिसके बलबूते कूद रहे हैं, मोदी जी और योगी जी के बलबूते, वो 27 में आप सब लोग इसकी भरपाई कर पाएंगे। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू के रोकथाम के लिए विशेष अभियान चला रही है ताकि डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके। बीते 24 घंटे में लखनऊ में 56 नए मामले डेंगू के दर्ज किए गए हैं। अब तक 1600 से अधिक डेंगू के नए मामले सामने आ चुके हैं। अस्पतालों में बुखार से पीड़ित क्षमता से अधिक पीड़ितों का आना स्वास्थ्य विभाग के लिए कड़ी चुनौती का विषय है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। मौसम के बदलाव के बाद अस्पतालों में जुकाम बुखार से पीड़ित मरीजों का तांता देखने को मिल रहा है। लखनऊ के हॉट स्पॉट जोन बने एरिया में आज 6 मकान भवनों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है, जहां पर डेंगू के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। लखनऊ नगर निगम द्वारा कंट्रोल रूम से उन तमाम महानगरों की निगरानी की जा रही है ताकि बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके। देखिए, वर्षा काल के उपरांत वाले समय में डेंगू के मामले प्रत्येक वर्ष हमें अधिक संख्या में सूचित होते हैं और इसके लिए सरकार की तरफ से कई स्तरों पर तैयारियां की जाती हैं। एक तो हम अपने सारे चिकित्सालयों को निर्देशित करते हैं कि वो पर्याप्त संख्या में बेड्स की व्यवस्था रखें, लॉजिस्टिक्स, दवाइयाँ, डेंगू के उपचार के लिए आवश्यक सभी औषधियाँ वो पर्याप्त मात्रा में रहें। चिकित्सालय में स्टाफ की अगर आवश्यकता हो तो अतिरिक्त तैनाती की जाए और प्रशिक्षण हम लोग कराते हैं अपने चिकित्सा कर्मियों का कि किस तरीके से उपचार किया जाना है। इसके अलावा जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स, ANMs, आंगनवाड़ी, ये आजकल दस्तक अभियान चल रहा है, तो इस अभियान के अंतर्गत ये लोग घर घर जा रहे हैं, संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के अंतर्गत, और घर घर जाकर ये लोगों को बताते हैं कि आम जनमानस को जागरूक करते हैं कि किस तरीके से डेंगू से बचा जा सकता है, मच्छरों के घर में प्रजनन को किस तरीके से रोका जा सकता है और क्या बचाव के उपाय हैं, उपचार के लिए क्या सुविधाएं जनता के लिए सरकार ने उपलब्ध करा रखी है। मामला काकादो थाना क्षेत्र के पांडु नगर का है, जहां बुधवार को पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक के घर दिन दहाड़े 2 चोर घुस गए। हालांकि घर में मौजूद लोगों ने चोरों को देख लिया और शोर मचा दिया, जिसके बाद चोर दूसरे घर में छिप गए और ढूंढने के बाद एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा चोर फरार हो गया। फिलहाल लोगों ने पकड़े गए चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना पर पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक के बेटे अमित प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस को गश्त बढ़ानी चाहिए। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री का घर काकादो थाने से चंद कदम की दूरी पर है। घटना कुछ इस प्रकार से हुई थी कि 2 लड़के जो है बगल में कूदे और तार से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो हम लोगों ने चूंकि इनको देखा, चिल्लाया, तो वो हमारी छत पे कूद पड़े। तो हम लोग भागे ऊपर की तरफ आवाज देते हुए, तो वो फिर पुनः वापस उसी छत में कूद के फिर बगल में दूसरे घरों में कूदते हुए भाग गए और आगे जाके किसी एक घर में घुस गए थे। फिर हम लोगों ने उनकी ढुंढाई करी कि कहाँ से हैं, किधर गया, शोर मचा यहाँ काफी। तो फिर उसके बाद एक महिला के घर से आवाज आई, तो हम लोगों ने उस घर पे जो है ढूंढा, तो वहां पे वो कंबल ओढ़े बैठा हुआ था और हम लोगों को मिला। फिर हम लोगों ने 112 में सूचना करके पुलिस आई और उनको उनके सुपुर्द किया। इसमें एक पकड़ा गया है, एक फरार है। टोटल 2 लोग थे उस समय जो हम लोगों ने देखे थे। कानपुर में इन दिनों लगातार लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहा जा सकता है कि जो लुटेरे हैं, चोर हैं, लगातार पुलिस को खुली चुनौती देते हुए घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कल काकादेव थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक के घर 2 चोर कूद गए। हालांकि समय रहते वहां पर घर वालों ने देख लिया और उनको पकड़ा गया। हमारे साथ कुछ चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, कुछ चश्मदीद लोग हैं जो उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पवन सिंह पाल है। पवन जी, क्या मामला हुआ था कल? मामला ये हुआ, कल हम लोग बैठे हुए थे, भैया जो है उसको हमने देखा कूदते हुए, कूद के वो केबिल पकड़ के चढ़ रहा था, तो आवाज दी, वो नहीं सुना, स्पीड बढ़ा दिया। तो हमने भैया को बुलाया, भैया ने फिर 100 नंबर को फोन किया, उसको पकड़ा, वो कूद के मेरी छत पे आया। मेरी छत से फिर जब हल्ला किया, हम लोग ऊपर गए, वहां से कूदते हुए भागते हुए फिर उधर गए। भैया ने फोन किया 100 नंबर को, 100 नंबर पहले आई तो नहीं मिला, वो छुपा बैठा रहा, फिर चला गया। फिर लोगों को पूरा ढूंढना मचाया गया। जब ढूंढा गया तब जाके एक घर में छुपा बैठा था, सिलेंडर की तरीके कम्बल ओढ़ के बैठा था। फिर उसको निकाल के लाया गया, दोबारा 100 नंबर को फोन किया, तब वो आया,
तब उसको लेके गए। कितने चोर थे? 2 चोर थे, 2 लोग थे जी। देखिए, जो इन्होंने बताया कि चोर को पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, इनका जो घर है वो ऑन रोड है, बगल में काकादेव थाना बना हुआ है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दिन दहाड़े अगर इस तरह की चोरी की घटनाएं होंगी तो पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बात करेंगे। भैया, जिस तरह से घटनाएं हुई है, आपका घर भी ऑन रोड है, बगल में थाना भी है, क्या कहेंगे कि पुलिस की कार्य किस तरीके से है, क्योंकि ये दिन का मामला? पुलिस की कार्य वैसे तो ठीक है, लेकिन गश्त को थोड़ा बढ़ाना चाहिए पुलिस को, और त्योहार का माहौल है तो थोड़ा पुलिस को अपने हिसाब से देखना चाहिए इस चीज़ को कि नहीं कहाँ पे क्या है। कुछ कबाड़ी भी इधर उधर घूमते हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि इस समय कहाँ पे कैसे चल रहे हैं लोग, ये थोड़ा देखना चाहिए। वैसे तो पुलिस की कार्यशैली ठीक है। देखिए, इनका कहना है कि पुलिस को गश्त बढ़ानी चाहिए क्योंकि दिन का मामला था, अब त्योहार का भी टाइम है। कानपुर पुलिस किस तरह से इन चोरी की घटनाओं को रोकती है, क्योंकि अभी तमाम चोरी की घटनाओं का खुलासा भी नहीं हो पाया है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कौशाम्बी जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि भाभी ने अपने प्रेमी से नंद का रेप करवाया है और इस घिनौनी वारदात का वीडियो रिकॉर्डिंग कर वायरल कर दिया। इसके बाद किशोरी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर कहीं चली गई। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने पिता से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया और किशोरी की तलाश कर रही है। देखिए, थाना कौशाम्बी के क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर दी गई थी थाना पे कि उनकी नाबालिग पुत्री को एक लड़के जो है बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिस प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसके संबंध में गहनता से छानबीन की जा रही है। पीड़िता की शीघ्र सकुशल बरामदगी करके उसके बयान के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अभी पीड़िता नहीं मिली है पुलिस को? उसकी सकुशल बरामदगी के लिए टीमें बनाई गई हैं। उसको शीघ्र बरामद करके हम लोग उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे। वीडियो में जो युवक रेप कर रहा है सर, वो कौन है, क्या उसकी पहचान हुई है? इसके बारे में जांच की जा रही है। हम लोग जैसे ही उसकी माँ बाप और उन सबसे हम लोग जानकारी कर रहे हैं और इस पे जो भी तथ्य आएंगे हम लोग इस पे आवश्यक और कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। बिजनौर के नुमाइश मैदान में आज भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत आयोजित की गई। पंचायत में हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। पंचायत पहुंचे किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार और ईवीएम पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने यूपी में हो रहे उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि जनता वोट देती रही लेकिन जीतते यही हैं। उन्होंने ईवीएम को सरकार की मौसी तक कह डाला। देखो, बिजनौर वासी का कहना ये है कि यहाँ का प्रशासन और सरकार तंग बहुत कर रही। ठीक है, वे फसल हाथी नुकसान कर जा, हाथी को कुछ नहीं। हाथी जो हो रहा करंट पड़ते कहीं तक मर गया तो किसान जेल में। भेड़िया सारों को यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं 50 किसान मार दिए, तो क्या उनका दाह संस्कार अब डीएम और एसएसपी के यहाँ पर करना शुरू कर दे? उस पर कोई एक्शन नहीं। मतलब क्या आदमी की कीमत कम है? गन्ने भुगतान हुए नहीं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। क्या बिजनौर के किसान या बहराइच के किसान, 2 जिलों में ये आतंक है, क्या कहीं बाहर चले जाए अपनी फसल छोड़ के? ये सरकारों की पॉलिसी जो है वो अधिकारी की कलम और उसके चेहरे से दिखाई देती है। करहल विधानसभा सीट से उपचुनाव में फूफा और भतीजे की लड़ाई के सवाल पर भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव ने कहा कि फूफा और भतीजे के बीच लड़ाई नहीं है, भाजपा और सपा के बीच लड़ाई है। रिश्तेदारी अलग है, पार्टी अलग है। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, उस पर विश्वास को पूरी निष्ठा से मैं पूरा करूंगा। भाजपा ने अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अनुजेश यादव सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं और सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के फूफा हैं। नेतृत्व को में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी को और
प्रदेश के और केंद्र के सभी नेताओं को और हमारे साथ जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक जी, आलोक भाई साहब जी और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों ने, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास को पूरी निष्ठा से पूरा करूंगा। समाजवादी पार्टी के करहल प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने एक बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी को कोई भी प्रत्याशी बना दे, लेकिन करहल की जनता समाजवादी पार्टी को ही मतदान करेगी। उनसे पूछा गया कि अपने रिश्तेदार बहनोई अनुजेश को भाजपा से उम्मीदवार बनाया गया तो कितना प्रभाव होगा, तो इस सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता सब जानती है, समझती है। समाजवादी पार्टी के विकास का कार्य जनता देख रही है और सरकार की विरोधी नीतियों से जनता समझ चुकी है कि इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए जीत बड़े अंतर से होगी। भरपूर जन समर्थन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में है और कई महीनों से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए तो और हर वर्ग का समर्थन है और इस चुनाव में बड़े मतों से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या क्या मुद्दे आपने रखे हैं? देखिए, सरकार की जो नीयत है वो पूरी तरीके से किसान विरोधी है और मैनपुरी और करहल के हमेशा सौतेला व्यवहार सरकार ने किया और लोगों का मन है सरकार को हटाने का और लोकसभा में भी बहुत वोट दिया और इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को बड़ा वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी जी। क्या लग रहा है कि उनके आने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हम लोगों की तैयारी बहुत मजबूत है, सभी वर्गों का समर्थन है और प्रत्याशी चाहे कोई भी हो लेकिन समाजवादी पार्टी को रोक नहीं सकते। लेकिन कौन सी नीति ऐसी है जो आपको लगता है कि जिसके नाम पर अब कास्ट पे वोट नहीं होगा डेवलपमेंट? ये समाजवादी पार्टी ने बहुत काम इस क्षेत्र में किया और हमारे लोगों के साथ में जो संबंध है वो बहुत गहरे, बहुत पुराने हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में युवा पर्यटन क्लब फर्रुखाबाद के लखनऊ भ्रमण कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी आम जनता और पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि छात्र छात्राओं को काकोरी स्मारक, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, इंदिरा गांधी तारामंडल, विजय गोमती रिवरफ्रंट जैसे स्थलों के भ्रमण के जरिए प्राकृतिक, आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से अवगत कराया जाएगा। पर्यटन सूचना अधिकारी डॉक्टर एम मकबूल ने बताया कि जिले के विभिन्न विद्यालयों से कक्षा 7 से 12 कुल 100 छात्र छात्राओं ने मिलकर युवा पर्यटन क्लब का गठन किया है। रामपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में नगरपालिका ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। नगरपालिका की जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमणकारियों ने बाइक सवार स्पेयर पार्ट की दुकान का कब्जा जमा रखा था। 15 दिन पहले नगर पालिका के अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया, लेकिन इसके बावजूद कब्जा बना रहा। नगर पालिका की टीम ने जेसीबी की मदद से यह अवैध कब्जा मुक्त कराया। ये फ्रेंड्स कॉलोनी है रामरहीमपुर के नीचे। यहाँ पर रोड के किनारे पर कुछ अवैध अतिक्रमण था, 7-8 दुकानें थी जिनको हमने पिछले 15 दिनों से कह भी रहे थे कि आप इसको स्वयं हटा लें, उनके द्वारा नहीं हटाया गया, इसलिए आज हमने उसको हटा दिया है। कितनी दुकानें थी? 7 दुकानें थी यहाँ पर। तो अवैध कब्जा कर रखा था? अवैध कब्जा था। इनको कभी 1982 या 84 में टेम्प्रेरी परमिशन दी गई थी कुछ 2-3 लोगों को, उनके एवज में यहाँ पे 7-8 लोगों ने दुकानें बना ली थी और इनको हमने 15 दिन पहले भी चेतावनी दी थी कि आप इसको हटा लें और उसके बाद कल भी इनसे कहा था, परसों भी कहा था, 3 दिन से लगातार कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे थे, इसलिए आज इसको हमने जेसीबी से हटा दिया। फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज स्थित लाला परमानंद बगीची में पहली बार विशाल एवं भव्य डांडिया गरबा नाइट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं पारंपरिक परिधानों में पहुंची और लोक संगीत, गुजराती धुनों एवं फिल्मी गीतों पर डांडिया नृत्य कर जमकर धमाल मचाया। महिलाओं ने रंग बिरंगी कलर से जरी की गई कढ़ाई एवं मोतियों से जड़े लहंगे पहनकर हाथों में डांडिया स्टिक लेकर शानदार प्रस्तुति। कार्यक्रम के दौरान कायमगंज की विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, रेल मंत्रालय नई दिल्ली की हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य स्वस्ति वर्मा और विधायक प्रतिनिधि शिल्पी गंगवार ने उपस्थित होकर महिलाओं का जोश भरा। कार्यक्रम के आयोजक कुशाक अरोड़ा, मोहित जैन व समेत जैन ने बताया कि यह कार्यक्रम कायमगंज में पहली बार आयोजित किया गया है और महिलाओं ने डांडिया नृत्य का जमकर आनंद लिया। साथ ही
पंजाबी ग्रिल्स की तरफ से स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध भी किया गया। डाटिया गरबा में जो नृत्य कार्यक्रम जो हुआ था, इसमें जो है आप विशिष्ट अतिथि थी, तो ये क्या है, ये कार्यक्रम क्यों हुआ, तो क्या है ये कार्यक्रम? देखिए, ये पहले महाराष्ट्र में था, गुजरात में था इसका चलन। ये नवरात्रों के अवसर पर होता है और उसके बाद में भी होता है, क्योंकि ये भक्ति से भी जुड़ा हुआ है और मनोरंजन से भी जुड़ा हुआ है। तो भक्ति और मनोरंजन दोनों मिलते हैं तो उसमें भक्ति की पराकाष्ठा और ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे मानना ये है कि ये बहुत अच्छी पहल थी और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो एक जो नृत्य कला है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के अंदर जो उदासीनता हो रही है आज फेसबुक और व्हाट्सएप के टाइम पर, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इतनी नहीं हो रही है, उसमें ये कई मायनों में ये फायदेमंद रहेगा और मेरी शुभकामनाएं उसकी कल आयोजक आपको हैं। कैसा लगा कार्यक्रम के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें, कैसा लगा कल कार्यक्रम जो हुआ कार्यक्रम? हमारा ये जो कार्यक्रम हुआ था मोहित जैन जी ने कराया था, उनके साथ में भी और आयोजक भी थे, उन्होंने उसका काफ़ी अच्छा सहयोग किया था। ये बहुत अच्छा था और मुझे लगता है कि वो सब बधाई के पात्र हैं और क्योंकि अच्छा था तो उन्हें आगे प्रेरणा मिलेगी कार्यक्रम को नेक्स्ट ईयर कराने की और हम सब यही चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें जो भक्ति के साथ साथ मनोरंजन करें। बाकी विधाओं में तो मनोरंजन ही है और साहित्य है, भक्ति नहीं है। गरबा में भक्ति का भी समावेश है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा और मैं पुनः आपको भी धन्यवाद देती हूँ। आप इस विषय में मुझसे विचार मेरा रख रहे हैं समाज के सामने, देश के सामने, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जेके रीवा ने जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी को पत्र लिखा है। इस पत्र में एटीएस के निर्देशानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। दिए गए आदेश के अनुसार जल्द ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। जिले में लगभग 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसकी फंडिंग और रजिस्ट्रेशन को लेकर स्पष्ट जानकारी मांगी गई है। शासन के निर्देश के क्रम में जो जांच हुई थी उसमें 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त अपने जनपद में पाए गए हैं। जो लेटर आया है सर उसके संबंध में जो लेटर आया है उसमें जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं इनमें फंडिंग के सत्यापन के संदर्भ में है और ये है कि अब तक उन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली थी। जहाँ तक जांच का सवाल है, अगर जांच दो तरीके की होती है, अगर वो सही है तो जांच से कोई दिक्कत नहीं है और अगर गलत है तो जांच जरूरी है। तो ये जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं ये मदरसों के ही हित में हो रही हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हित में हो रही हैं। जांच बहुत जरूरी है क्योंकि आप मदरसे जो आप देख रहे होंगे गांव देहात के क्षेत्रों में भी बहुत मदरसे खुल रहे हैं, छोटे छोटे, उनको मान्यता भी वो नहीं ले रहे हैं। इससे जो मदरसा का क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत प्रभावित हो रही है। एडेड मदरसे जो हैं या बड़े जो मदरसे हैं उन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो जाँच हो रही है ये मदरसों के और अल्पसंख्यक समुदाय के हित में है। इसमें पूरी तरह से इन मदरसों को सहयोग करना चाहिए। सर एटीएस के निर्देशानुसार आप लोगों को कार्रवाई करने के, एटीएस को भी सहयोग करने के लिए कहा गया है। जी, क्या एटीएस का रोल आप लोग कैसे साथ में काम कर रहे हैं? एटीएस को जो भी जांच की टीम है जो भी गठित की गई है उसको जो भी वांछित सहयोग होगा हम लोग अपने स्तर से करेंगे। खबर डोईवाला से, जहां लेखक गांव में शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का शुरुआत करेंगे। साथ ही कार्यक्रम संयोजक पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी बताया कि महोत्सव में शामिल होने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति CY चंद्रचूड़ भी शामिल होने पहुंचेंगे। यहाँ थानों की पहाड़ियों में बसे इस गाँव में हो रहे 3 दिवसीय महोत्सव में संस्कृति, साहित्य और कला का संगम होगा। इससे देश विदेश के नामी लेखक और कवि शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होकर हिंदी भाषा सीखने के लिए 1 सैकड़ा छात्र पहले ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। भाषण करेंगे वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी, वो कल यहाँ पर आ रहे हैं और महामहिम राज्यपाल जी की उपस्थिति में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे
तो ये कल विधिवत इसका शुभारंभ होगा। 3 दिन तक चलने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, साहित्य और कला के महोत्सव में लगभग दुनिया के 65 से भी अधिक देश प्रत्यक्ष जुड़ेंगे। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत 6 सांसद, धामी सरकार के 6 मंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री समेत अन्य नेता शामिल हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि जल्द ही स्टार प्रचारक केदारनाथ में पार्टी के प्रसार के लिए जाएंगे। उनके कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही प्रत्याशी का भी चयन कर लेगी। वहीं कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई जिसमें पार्टी के आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज तय है। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारकों के मैदान में उतरने से भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचारक घोषित कर ले या किसी को भी कैंडिडेट बना ले, केदारनाथ के अंदर उनकी क्या स्थिति है वो खुद भी जानते हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी का जितने भी नेता हैं वो सारे डरे पड़े हैं। इनका पूरा मंत्रिमंडल डरा पड़ा हुआ है। उनको मालूम है कि हमने केदारनाथ के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसको भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि हम कह सकें। इनका वही असर होने वाला है जिस प्रकार से मंगलौर के अंदर इनको पराजय देखनी पड़ी, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के अंदर इनको पराजय देखनी पड़ी। आज ये अपनी प्रचारकों की सूची जारी कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा नाम स्टार प्रचारकों के रूप में मांगे गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के 40 नेताओं के नाम भेजे थे और चुनाव आयोग के द्वारा 40 वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में अपनी स्वीकृति दी है और हम लोग यथाशीघ्र प्रत्याशी का चयन हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करके उसकी घोषणा हो जाएगी और 29 तारीख को अंतिम दिन है नामांकन का, तो उससे पहले ही जो है सारी प्रक्रिया पूरी होगी। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने बागेश्वर जिला मुख्यालय में बागेश्वर के जिला स्तरीय आला अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान विनय रोहेला ने सरकारी आंकड़े बताते हुए कहा कि बागेश्वर जिले को इस वित्तीय वर्ष में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 21 करोड़ रुपए दिया गया था। उसमें 19 करोड़ रुपए अभी बचे हुए हैं, मात्र 2 करोड़ का कार्य हो पाया। आगे विनय रोहेला कहते हैं कि 14 करोड़ रुपए का काम हो चुका है और 19 करोड़ के काम का एस्टिमेट अभी आना बाकी है। आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहेला की प्रेस वार्ता में बोली गई गोलमोल बातें किसी और को रास नहीं आ रही हैं और आपदा प्रबंधन के तहत शासन से प्राप्त धनराशि को खपाने के लिए आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने जिलाधिकारी बागेश्वर को नए कार्य के एस्टिमेट बनाकर धनराशि खर्च करने को कहा है। आपदा प्रबंधन के नियमों में भारत सरकार के माध्यम से हुए बदलाव के बारे में बताते हुए रोहेला ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के कानून में भी बहुत सारे बदलाव करने हैं। नए बदलाव के साथ ही कार्यों के एस्टिमेट और मुआवजा देने में सरलता होगी। आपदा के अंतर्गत जो यहाँ पे 21 करोड़ रुपए गए थे उसमें से 19 करोड़ रुपए अभी बचे हुए हैं और पैसे के संबंध जो पैसा था लगभग 14 करोड़ करीब वो उतना काम हो चुका है यहाँ पे और अभी 19 करोड़ के एस्टीमेट आ रहे हैं, उनको भी स्वीकृत किया जाएगा। और अभी 1 करोड़ रुपया यहाँ पे 2 करोड़ रुपए नॉन ITF के अंतर्गत दिए गए थे, जिसमें से 1,93,98,000 रुपये खर्च हो गए और 6 लाख रुपए करीब अभी बचे हुए हैं। ये इसी में इसलिए करा है कि जो हमारे नए एस्टीमेट हैं उनको जल्दी जल्दी बना के कार्य को पूरा किया जाए और जहाँ समस्या है उनका निराकरण किया जाए। केंद्र सरकार ने जो जियो जारी किया था उसमें मानकों के अनुरूप धनराशि को बढ़ाने के लिए संस्तुति की है। राज्य सरकार को भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम में लाने के लिए अपने अंदर बहुत सारे संशोधन किए हैं। अभी जो नई प्रणाली से एस्टीमेट बनने शुरू होंगे या जो मुआवजे देने होंगे वो मानकों के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। सिस्टम चूँकि कन्वर्ट हो रहा है तो थोड़ा चीज़ों में बदलाव आता है, तो इसलिए सिस्टम बनाने में टाइम लगता है। खबर लक्सर से है। लक्सर में उसके आसपास के इलाकों में लगातार सड़कों पर दौड़ रहे डग्गा मार व बिना परमिट के वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इस क्रम में SDM गोपाल सिंह चौहान ने RTO
कृष्णचंद और लक्सर पुलिस के साथ लक्सर में हाईवे में संपर्क मार्गों पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 15 से अधिक वाहनों का चालान किया गया और खास बात यह रही कि आधा दर्जन से अधिक ऐसे वाहन हाईवे पर दौड़ते नजर आए जिनके पास उनके कंप्लीट कागजात नहीं थे। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार आदरणीय एसडीएम साहब के निर्देश से कि हम ज्वाइंट चेकिंग करें और साथ में जो अनियंत्रित ई रिक्शा संचालन हो रहा है, यानी कि जिनकी फिटनेस नहीं है, विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई चल रहा है, विदाउट डीएल का कोई चल रहा है, जो ट्रैफिक को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस पर इसी क्रम में हमने जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं थे, जिनका फिटनेस नहीं था, ऐसे वाहनों को कई वाहनों को हमने सीज किया है। लगभग 8 हमारी ई रिक्शा सीज हो गए हैं और 12-15 के आसपास हमारे टोटल चालान हो गए। महोदय के इसमें निर्देश भी थे कि पुलिस और परिवहन के साथ एक ज्वाइंट हम लोग इंस्पेक्शन करें और जो ई रिक्शाज हैं हमारे, जो बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, बिना आरसी के हैं, बिना इंश्योरेंस के हैं, यानी जो भी दस्तावेज होने चाहिए, अगर उसके बिना अगर चल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। तो उसी के तहत आज हमने एक ये अभियान ज्वाइंट अभियान चलाया था, जिसमें 15 चालान हुए हैं और 8 ई रिक्शा सीज हुए हैं। खबर विकासनगर से, जहां सहसपुर क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट का प्रयास करने वाले 4 अभियुक्तों को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अमीर बनने की ख्वाहिश में अभियुक्तों द्वारा अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति के घर में लूट की योजना बनाई गई थी। अभियुक्तों को बुजुर्ग दंपत्ति की दिनचर्या की पूरी जानकारी दी गई थी। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 चाकू व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी देहरादून द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। जनगणना मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जनगणना विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं मंत्री ने कहा कि कभी भी जनगणना के संकेत केंद्र से मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनगणना संबंधित अपनी संपूर्ण तैयारी रखें। चूंकि आप जानते हैं कभी भी जनगणना का जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना 2 तरह से होती है, पहले जो हाउसेज है, मकान है, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है। तो नई टेक्नोलॉजी है, अब क्या संकेत आता है उसके आधार पर फिर हम लोग जनगणना का जो हमारा यहाँ का विभाग वो सक्रिय हुआ है। देहरादून के थाना पटेल नगर क्षेत्र के कारगी में विगत दिवस 20 अक्टूबर को करवा चौथ के त्यौहार पर हिंदू परिवारों के साथ डीजे साउंड बजाए जाने पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू परिवारों से बुरी तरह मारपीट की गई, जिसमें मासूम बच्चे व परिवार के अन्य सदस्य विशेष समुदाय के द्वारा घायल किया गया था। मारपीट में नवजात शिशु, बच्चे और गर्भवती महिलाओं के साथ भी बर्बरता की गई थी। मारपीट के साथ हिंदू घरों पर पथराव भी किया गया था। इतनी बड़ी घटना पर पटेल नगर थाना द्वारा अपराधियों पर हल्की धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। पहले उनको कर लिया गया था अरेस्ट और उनको 41 का नोटिस देके जो है उनको अभी रिलीज़ कर दिया गया था। तो अभी जैसे SC/ST की उसमें बढ़ोतरी हो गई है और मेडिकल भी और अभी आने बाकी हैं और कुछ की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी आएगी, तो उसके अनुसार आगे जो भी साक्ष्य आएंगे फिर तदनुसार आगे फिर कार्रवाई की जाएगी उसमें। देखिए, स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। हिंदुओं का रहना हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है, देवभूमि जिसकी पवित्रता की हम बात करते हैं उसको खंड खंड किया जा रहा है। हमारे मासूम परिवारों को पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जिससे वो उस क्षेत्र को छोड़ दें। जिहादी समुदाय का आतंक, और वो आतंक कहाँ से बढ़ रहा है? स्थानीय मस्जिदों से, मदरसों से उनको उकसाया जाता है कि पत्थरबाजी करो। ऐसे सामान्य विषयों में पत्थरबाजी के लिए उतर जाते हैं। छोटे छोटे 6-6 माह के बालकों को बिस्तर से पटक के नीचे गिरा गया। 9 साल के बच्चे को धारदार तलवार से काटा गया। मेरी माताओं बहनों के साथ देखिए, मुंह सूजा पड़ा है सारा। 6 महीने की गर्भवती स्त्री के गर्भ पर लात मारी गई।
हाथ में उनके फ्रैक्चर अभी दिखाने गई है, मेडिकल के लिए पुलिस ने सबको भेजा। और ये सब घटनाक्रम कहाँ हो रहा है? पटेल नगर थाने में। क्या दिखती है आपको कुछ कानून या उसका भय ऐसे लोगों के मन में है? कहीं नहीं है। वो लोग आज भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।